सचिव और रिम्स निदेशक समेत कई लोग हैं मौजूद। सोमवार से बाधित की गई थी ओपीडी सेवा। संवाददाता आशीष फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशीष, आज के दिन क्या हुआ बैठक में? आशीष जी देखिए, 3 दिन से जो आपके जीडीए के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा रिम्स की सारे ओपीडी बंद थे। इवन जो जिले के जितने भी राज्य के जितने भी अस्पताल है सबकी ओपीडी बंद कर दी गई थी सेवाएं। लेकिन आज शाम 4 बजे करीब आपके स्वास्थ्य विभाग और आपके जो रिम्स के निदेशक है उनके द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें जीडीए की सारी टीम पहुंची थी, जिनमें उन्होंने अपनी सारे बात रखी, जिसमें जीडीए की टीम की बात सुनी गई और मंजूरी मिल गई है कि मार्च आखिरी से लेके अप्रैल तक के बीच में जो भी डॉक्टर जिनके भी 7 पे के बकाया राशि थी वो पूर्ण रूप से दे दी जाएगी। जिसके बाद आज डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया कल सुबह से सारे ओपीडी खुल जाएंगे। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एनडीए के साथ मिलकर आजसू बंगाल चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए एनडीए ने बंगाल चुनाव में आजसू को एक सीट अब दे दी है। आपको बता दें कि बंगाल की बागमुंडी विधानसभा सीट आजसू के कोटे में आई है। वहीं एनडीए के स्टार प्रचारकों में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी शामिल किया गया। वहीं इस पर सुदेश महतो ने कहा कि वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सभी सीट पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। चुनाव में हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और भैया बंगाल चुनाव में हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे बागमुंडी जो सीट है उस पर पार्टी प्रत्याशी दे रही है। शेष पर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो झारखंड के प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का समर्थन रहेगा। यानी आप एक ही सीट पे लड़ेंगे वहाँ? एक सीट पर ही हम लोग ने तय किया है कि एक विधानसभा जो अपना प्रभाव क्षेत्र के अंदर है वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। अब बंगाल चुनाव में आजसू के कोटे में आई बागमुंडी विधानसभा सीट। आजसू एनडीए के साथ मिलकर अब बंगाल के चुनाव में अब लड़ेगी। अब आजसू के कोटे में बागमुंडी विधानसभा सीट क्या कर पाती है आजसू इस सीट पर, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए के साथ मिलकर अगर चुनावी मैदान में आजसू है, क्योंकि आजसू अब सभी सीटों पर जाकर प्रचार अब करेगी। देखना है होगा। और जैसे जैसे बंगाल चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे राज्य में राजनीतिक हलचल बखूबी देखने को मिल रही है और सबकी नजर होने वाले बंगाल के चुनाव पर टिकी है। राज्य की राजधानी रांची में जहां बीजेपी ने चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है, तो वहीं बंगाल चुनाव को लेकर और अपना स्टार प्रचारक भी उन्होंने चुनाव के पहले चरण में ही उतार दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर वहां पर चुनाव लड़ी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने के रूप में मिला जब प्रधानमंत्री जी का रैली हुआ कि पूरे विश्व के इतिहास में ये सबसे बड़ा रैली था और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। उसी दिन ये तय हो चुका था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, हमारे नेता भी वहाँ जा रहे हैं, हमारे सभी मुख्यमंत्री यहाँ तीनों पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, बाबूलाल मरांडी जी स्टार प्रचारक की सूची में हैं और सबको ही अथक मेहनत, अथक प्रयास और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर काम करना। और करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेता वर्मा ने आज आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजसू के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विजेता वर्मा ने आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के सामने पार्टी की आस्था व्यक्त की और पार्टी की सदस्य वो बन गई। करनी सेना के उपाध्यक्ष ने ली आजसू की सदस्यता। रांची की तस्वीर। अभी इस झारखंड को लेकर चर्चा नहीं है, लेकिन बंगाल में चूंकि एक प्रभावित क्षेत्र रहा है, आपके जानकारी के लिए कि
पार्टी का जिस साजिशों का बात कर रहे हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स से उनका पहला नींव बंगाल में ही गढ़ा। 1986 झाड़ग्राम में पहला अधिवेशन हमारा इस राज्य में चिंता करने वाले झारखंड, कंबाइंड झारखंड का चिंता करने वाले लोगों का पहला अधिवेशन झारग्राम में प्रारंभ हुआ। आज लंबा समय 20 साल तक उस क्षेत्र के लोगों ने काफी लड़ाइयां लड़ी। इतना तो कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर किसी दूसरे प्रदेश, चाहे हमारा झारखंड जो वर्तमान उड़ीसा या अपने बंगाल में सबसे ज्यादा एक्टिविटी इस झारखंड को लेकर, बृहद झारखंड को लेकर रहा है। पुनः उस लड़ाई को पुनर्जीवित करने के लिए, उनकी भावनाओं को पुनर्जीवित और विश्वास में गढ़ने के लिए ये एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने पुरुलिया का ये बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र, हमें चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ने का अवसर मिला है। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की ओर से पार्टी कार्यालय गिरिडीह में मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद दिखाई दिए। आज गिरिडीह जिला ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह गिरिडीह जिला मुख्यालय में किया गया। ये ओबीसी आज़ादी के बाद से ये वर्ग काफ़ी ठगा हुआ महसूस करता है। मुन्ना प्रसाद संवाददाता फोन लाइन पर। मुन्ना, आज के दिन क्या चर्चाएं की गई ओबीसी मोर्चा की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बैठक में क्या कुछ? मुन्ना जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की ये पहली बैठक थी गिरिडीह जिला में, और चूंकि यह एक सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया, इसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग शामिल हुए थे। दरअसल गिरिडीह जिला के ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार हैं, डॉक्टर राजेश पोद्दार हैं, और उनके नेतृत्व में यह बैठक हुई। इस बैठक में तकरीबन, चूंकि यह पहली बैठक थी, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, और खास करके जो भी अभी तक मोर्चा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह जिले में, अलग अलग विंग्स का जो भी बना है, तो उसमें ओबीसी मोर्चा में इस बार पहली बार देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग रुचि ले रहे हैं और बेहतर तरीके से हुई। साफ तौर पर जितने भी वक्ताओं ने उसमें भाग लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश में ओबीसी लोगों की संख्या अधिक है, आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी लोगों की है, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम रहती है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में या वैसे जगहों में जहां पे पार्टी की ओर से पद दिया जाता है, उस हिसाब से भी उनकी भागीदारी कम हो जाती है, उनकी भूमिका कम रहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बेहतर तरीके से ओबीसी के लोगों को जगह दिया है, और एक मोर्चा बना करके जिस तरह का उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी रहेगा। ये चर्चा हुई है खास तौर पर, और इसमें कई लोगों को सम्मानित किया गया जो पदाधिकारी हैं और जो क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ओबीसी के क्षेत्र में, उन्हें सम्मानित किया गया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी मोर्चा का पिछले एक सप्ताह से पखवाड़ा चल रहा है पूरे झारखंड में, और उसी दौरान दुमका प्रवास के दौरान जब उनके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आप जिला स्तर पर इसकी बैठक करें और बैठक करके संगठन की मजबूती के लिए काम करें। उसी के निमित्त आज यह बैठक हुई है, जिसमें पूरी तरह से सकारात्मक रही है, बेहतर तरीके से बैठक हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जी चलिए, शुक्रिया मुन्ना पूरी जानकारी के लिए। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से बागबेड़ा विकास समिति आंदोलन के अब मोड़ में है। आपको बता दें कि 237 करोड़ की बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना के अब तक धरातल पर नहीं उतरने से आज भी गिरिडीह, बागबेड़ा और गोविंदपुर की बड़ी आबादी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। इसको लेकर बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा समिति के सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए
जलापूर्ति परियोजना को अविलंब पूरा कराए जाने की मांग की। जो मांग को लेकर पुनः हम लोग जिला प्रशासन ने 2 फरवरी से बिजली का कनेक्शन को काट दिया था, वहां पर बिजली के अधिक बिल हो जाने के कारण, जिसको आज आदेश हुआ है कि यथाशीघ्र वहां पर बिजली का कनेक्शन जोड़कर वहां की जनता को जो है इमीडिएट पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसको हमारी संस्था बागबेड़ा महानगर विकास समिति, संपूर्ण घाघड़ी विकास समिति, रानीडी, मटलाडी, सोमाई झोपड़ी, जटा झोपड़ी, हरगुड्डू, बागबेड़ा की जनता ने 397 बार घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यहाँ तक कि रांची तक पद यात्रा कर विधानसभा का घेराव कर इस योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया है, जिसमें IL-FX को टेंडर मिला है। 237 करोड़ की योजना है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में झारखंड लेखक संघ की ओर से काव्य गोष्ठी स्वतंत्र मंच का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में महापौर आशा लकड़ा उपस्थित रही। आशा लकड़ा ने बताया कि झारखंड लेखक संघ की ओर से युवाओं को अपनी प्रतिभा उभारने और प्रस्तुत करने का एक अवसर यहां पर प्रदान किया गया। युवा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया इवेंट आपने कर रहे हैं, और आज जिस तरह से कवि का गोष्ठी, युवा कवि, और ऐसे युवा कवि का अगर गोष्ठी किया जाता है तो लोगों के मन में और उनके विचार जितनी भावनाएं हैं, यानी कि कवि का देखने का तरीका ही अलग है। अगर हम फूल को देख रहे हैं तो उस फूल के बारे में कई बात भूल जाते हैं, अगर नेता को देखते हैं तो नेता का कई बात भूल जाते हैं, एक पुलिस का अधिकारी को देखते हैं तो उनको कई बात भूल जाते हैं, और अगर कोई प्रशासनिक व्यक्ति को भी देखते होंगे तो उन्हें भी कई बात भूल जाते हैं। उनका ज्ञान और गुण तो है, लेकिन उन्हें एक मार्ग नहीं था, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई मंच नहीं था। तो आज झारखंड लेखक संघ है, वो आज कहीं ना कहीं युवा गोष्ठी के माध्यम से एक एक युवा को पहचानने का काम कर रहे हैं। पहली विडम्बना है कि हम लोग अपनी मातृभाषा को, मदर टंग को बोलने में जो है शर्म महसूस करते हैं। आप अगर बंगाल जाएंगे, वहाँ पे प्राउडली लोग बंगाली में बात करते हैं। आप अगर हरियाणा जाएँ तो वो प्राउडली हरियाणवी में बात करते हैं। इसलिए वहाँ की इंडस्ट्री जो है, लेखनी इंडस्ट्री हो या म्यूज़िक वीडियोज़ की इंडस्ट्री हो, संगीत की इंडस्ट्री हो, वो फल फूल रही है। सबसे पहले तो हमें अपने संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, अपनी बोली पे गर्व करना होगा, प्रेम करना होगा, तब जा करके फिर हम ये इंडस्ट्री और ये मार्केट जो है डेवलप कर सकते हैं युवाओं के लिए, यूथ के लिए, ताकि हम लोगों को और ऐसे बच्चों को बाहर न जाना पड़े जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, और जिनकी कला का कोई तोड़ नहीं है। झारखंड राइटर एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शुरुआत के लिए, इस सोच के लिए। ये एक अनोखी विचार की क्रांति है। अपने विचार के माध्यम से लोगों को जोड़ना, उनके अंदर में ये विश्वास दिलाना कि आपके अंदर में जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा है, आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, समाज के कार्यों में लगाएं, अपने जीवन के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है उसमें आप निरंतर प्रयास करें। नगर निगम अपना क्षेत्र है, यहाँ तो बच्चा हो या बड़ा हो या और गर्मी आती राजधानी रांची का आधे से ज्यादा हिस्सा ड्राई जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कांके रोड, मोरहाबादी, लालपुर, बरियातू, राठी रोड समेत कई घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। ऐसे में इन इलाकों में पानी की समस्या अति विकराल रूप लेती नजर आ रही है। इन इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है। इसी बार अगर देखा जाए तो गर्मी के पहले संकेत ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी से 53 वार्डों के कई इलाके ड्राई जोन घोषित हो चुके हैं। कई इलाके ड्राई जोन में जाने पर जहां रांची नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है, वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार ने सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि सरकार अब भी इस भीषण समस्या पर पुराना राग अलाप रही है। सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह का गाइडलाइन नहीं आया है कि आने वाले समय में केवल रांची की ही बात नहीं करें, पलामू हो गया, संथालपरना हो गया, जहां पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहां पर किस तरह से पानी की व्यवस्था होगी, किस तरह से लोग का प्यास बुझेगा, इस पर अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। कुछ दिन में गर्मी का मौसम भी आ रहा है और पूरी तरह से सरकार का उदासीन रवैया रहा है।
रांची नगर निगम जल्द ही महिलाओं के लिए पिंक बस की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस बारे में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि शहर में पहले से ही पिंक ऑटो का संचालन किया जा रहा है, जिसके परिणाम बेहद अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अब नगर निगम और भी पिंक ऑटो स्टैंड बढ़ाने पर विचार कर रहा है। साथ ही वुमेन्स कॉलेज और हॉस्टल के आसपास से पिंक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे शहर की महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। चल रहा है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके कुछ पिंक ऑटो स्टैंड और हम लोग बढ़ाएं, खासकर जो यूनिवर्सिटी एरिया है जहाँ पे गर्ल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करते हुए कल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम लोग और ज़्यादा पिंक ऑटोज़ के साथ जो है आएंगे और उनके एक्सक्लूसिव स्टैंड्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। उसी निर्णय के आलोक में हम लोगों ने ये भी अभी तय किया है कि हम लोग बहुत जल्द जो है 2 पिंक बसेस जो है स्टार्ट करेंगे, जो एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए रहेगी और उसकी कलर कोडिंग वगैरह भी पिंक की जाएगी, सो उससे वो कनेक्ट कर सकें। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, पिंक बस सेवा, पिंक ऑटो स्टैंड भी बनाए गए, ऑटो भी चलाई जा रही है, महिलाओं को कितना लाभ इसका मिल रहा है? शुभम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महिलाओं को देखते हुए कह सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा ये ठोस कदम उठाए गए हैं और ये बेहद जरूरी भी, क्योंकि महिलाएं अपने आप को कह सकते हैं कि बसों और ऑटो में सुरक्षित महसूस ना करती हैं, इसीलिए इस कदम को उठाया गया है कि महिलाएं अब कह सकते हैं कि बेफिक्र होकर, क्योंकि पिंक बसों का जो कह सकते हैं आयोजन किया जाएगा और पिंक बसों का जो परिचालन किया जाएगा, अभी तो फिलहाल शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जब से शुरुआत हो जाएगी उसमें पिंक बसों में बस केवल महिलाओं के लिए बसों को चलाया जाएगा, तो कह सकते हैं कि राजधानी रांची में और रांची के आसपास के लोगों को बड़ी राहत की बात होगी। जी। लेकिन शुभम, क्या लग रहा है कि अगर पिंक बसों को अगर सफलता मिल गई, अगर महिलाएं अधिक से अधिक इसमें अगर सफर करें, तो जो बढ़ता जो ग्राफ है महिलाओं के प्रति, क्या वो कम होता हुआ भी दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तरह की बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं को तो जागरूक होने की जरूरत है और जिस तरीका से नगर निगम का जो ये पहल किया गया है कि पिंक ऑटो और पिंक बसों का जो माध्यम है परिचालन को उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे महिलाओं को आराम मिल सके। लेकिन अब यह देखना होगा कि यह धरातल पर कब तक नजर आता है, क्योंकि नगर निगम ने दावे कर दिए हैं और पिंक ऑटो तो शुरुआत से ही रांची में रेंग रहे हैं, लेकिन जिस तरीका से बसों का परिचालन अब कब शुरू होता है, कब पिंक बसें सड़कों पर देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि धरातल पर इस चीज को कब देखा जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। हजारीबाग के नगवासी टोल प्लाजा में भारी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के बाद एक बार फिर से टोल प्लाजा शुरू हो गया। टोल प्लाजा चालू होने पर हजारीबाग, पद्मा और इचाक वासियों को टोल से छूट दी जाएगी, जिसमें उन्हें अपना एक पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसमें पता चले कि वो हजारीबाग के रहने वाले हैं। इसी कड़ी में आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि भले ही अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब तक यहां से टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता तब तक हम आंदोलन यहां पर करते रहेंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि लंबी संघर्ष 26 दिसंबर से चलती आ रही थी हजारीबाग वासियों को टोल मुक्त करने के लिए, और वह आज ऐतिहासिक दिन है कि हजारीबाग वासियों को जितने भी निजी वाहन हैं पूर्ण रूप से यहाँ पर निःशुल्क छूट दे दिया गया है। उनके लिए यहाँ पर जब भी वो गुजरेंगे तो आखिरी दोनों लाइन पर जो है यहाँ पर कर्मी रहेंगे। उन जितने भी लोग हैं जो क्रॉस करेंगे उनको आधार कार्ड उनको दिखाना होगा, किसी प्रकार का पहचान पत्र दिखाना होगा, तब यहाँ से जो है उनको इस छूट में निजात मिलेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से 6 मार्च तक 255 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से सबसे अधिक आवेदन बॉटनी डिपार्टमेंट के लिए आया है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या 38 बताई गई है, जबकि फिलॉसफी और उर्दू के लिए मात्र एक ही आवेदन आया है। वहीं जूलॉजी के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए और 6 मार्च तक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आवेदन देने की अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई थी और आवेदन ऑनलाइन किया गया। फिलहाल परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं की गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये आवेदन मांगा गया है, जिसमें जो भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जिसमें करीब 18 विभाग हैं और अब तक अप्लाई कर चुके हैं 255 कैंडिडेट्स
और ये जो विभाग है ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित भी है विषय है, और जो दूसरे कोर्सेस हैं जैसे हिंदी, उर्दू, इकोनॉमिक्स या और दूसरे जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी और भी कई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग जो विभाग हैं सब लोग आवेदक हैं। हजारीबाग सदर प्रखंड के गांव मेरू में डॉक्टर प्रेमा गांधी आवाध्यक्षा की ओर से मेरू बाजार में एक निजी संस्था के द्वारा निःशुल्क पेयजल केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर महानिरीक्षक सीडी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक समेत कई लोग वहां पर उपस्थित दिखाई दिए। बीएसएफ वाइज अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में काफ़ी चीज़ें करती आ रही है और हम उसी के एक एक्टिविटी के तहत यहाँ के जितने भी मेरू परिवार के कैंपस के बाहर के जो भी ये शॉप्स है, लोगों के लिए एक पानी के प्याऊ का उद्घाटन किया है ताकि इन लोगों को जो पानी की कमी महसूस होती है। मौके पर कई लोग वहां पर मौजूद रहे। हजारीबाग की ये तस्वीर जहां पर निःशुल्क पेयजल केंद्र का उद्घाटन, क्योंकि झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में एक बेहतर शुरुआत ये जहां पर आमजन को अच्छी सुविधा इससे मिलेगी और एक अच्छी पहल है। पलामू में मोदिनी नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मच्छर के प्रकोप से लोगों को बचाने की दिशा में नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। शहर के सभी वार्डों की नालियां पूरी तरह से भरी हुई हैं। यही कारण है कि मोदिनी नगर की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर शहरवासी मच्छर के प्रकोप से परेशान हैं। कई लोग मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों से भी त्रस्त हैं और निगम की ओर से ना ही छिड़काव किया जा रहा है, ना ही शहर में के सभी वार्ड में फॉगिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों से नगर निगम का 2 फॉगिंग मशीन खराब भी है, जिससे मोदिनी नगर में रहने वाले लोगों की स्थिति भी खराब है। क्या नगर निगम इस पर कोई जो है ध्यान नहीं देती है। लगातार लिखने पढ़ने के बाद, बोलने के बाद, आंदोलन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है और न यहाँ कोई ना जिम्मेदार है और न कोई छिड़काव नहीं। यहाँ तो फॉगिंग मशीन हम लोग के समय में चालू हुआ था, 2008-13 के बाद जो है फॉगिंग मशीन बंद हो गया। ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिड़काता है, जो है नाली में जब बहना चाहिए वो सड़कों। पलामू में 3 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले कलयुगी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी ने पहले तो बच्चे का अपहरण किया और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी संजीव कुमार ने बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर चाचा ने बच्चे की निर्मम हत्या की और अब वो गिरफ्तार किया गया। संपत्ति विवाद के चलते चाचा नहीं अपने इस पे नाम होगा, नाम को आपने पुलिस कर ग्राम रजवाड़ी में एक नाबालिग बच्चे के मिसिंग होने की बात शुरू में प्रकाश में आई, जिसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया तो पता ये चला कि उस बच्चे को उसी के चाचा ने, उसके चचेरे चाचा ने अपहरण कर लिया। बाद में अनुसंधान के क्रम में उस बच्चे का शव। जमशेदपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ओलीडी बस्ती से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में लिप्त 4 कारोबारियों को खिलाफ मुकदमा उनके दर्ज किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जरे के भौरावपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली, जो बीसीसीएल में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। आत्महत्या के कारणों को जानने की कोशिश में पुलिस अब जुटी है। दुखित घटना है ये हमारे मोहल्ला बड़ा मंगला बड़ी पट्टी में जो फांसी लगा लिया विनोद रविदास, एक बीसीसीएल कर्मी थे। और कहीं ना कहीं फांसी लगा लेना या जहर खा लेना
ये सूदखोरों से तंग आकर धनबाद जिला कोला अंचल में ये आम बात हो गई है। फांसी लगाना, जहर खा लेना। अब बीसीसीएल का 90% के कर्मी। तो जलीसे के साथ बात झारखंड के में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।